कि सरकार की ज़मीन हो या हमारे हरिजन भाइयों की ज़मीन को किसी ने हड़प लिया, इस बात को मुखर होकर उठाया जाता है, खास करके माननीय गोपाल कुमार अग्रवाल जी के द्वारा। मैं इस बात को जानता हूं कि कोई ज़मीन सरकार की हो या किसी हरिजन भाइयों की हो या दलित भाइयों की हो, किसी के पास नहीं है। हम ठाकुरगंज में मौजूद है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM ने नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं। गुलाम हसन साहब जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, मगर कम वोट से वो हार गए, यानी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार MIM ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। सीमांचल में इस बार MIM बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे, कई सीटों पर विजय भी हासिल किए, कई सीटों पर नाकाम भी हुए। इस वक्त जिला अध्यक्ष जी बने हैं, नए पद उनको मिला है। क्या कुछ उनके दायित्व होंगे, हम उनसे बात करेंगे, और MIM कितने मजबूत होंगे जिला में, हम उनसे जानेंगे। नए पद आपको मिला है नए सिरे से। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने समय दिया, आपके व्यूवर्स को का शुक्रिया। उसके बाद मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है। खासकर इस जिम्मेदारी के लिए मैं प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब, कौमी सदर जनाब बैरिस्टर नबी साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब, इश्तियाक साहब, तमाम जिम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहले तो टिकट मिला, हार गए आप कुछ वोटों से, फिर इसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई जिला अध्यक्ष का। किस तरह इस जिम्मेदारी निभाएंगे और पार्टी को ये सीमांचल क्षेत्र में और मजबूती करने के लिए क्या कुछ करेंगे? ये सबसे पहली बात तो कि पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और संगठन ही पार्टी की रीढ़ होती है। मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में अच्छे लोग कैसे जुड़ें, पुराने लोग को नई जिम्मेदारी दी जाए, नए लोग हमसे जुड़े, हमारे पार्टी से जुड़े, संगठन से जुड़े, इस पर हम लोग काम करेंगे। बूथ स्तर पर, बूथ लेवल तक जाकर बूथ कमेटियाँ बनाना, पंचायत की कमेटी को बनाना, प्रखंड की कमेटी को बनाना, जिला की कमेटी को दृढ़ करना, मजबूत करना, ये काम है। इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे। अच्छा, कई MIM के जो कार्यकर्ता है वो नाराज़ है गुलाम हसन साहब से, क्यों? देखिए, नाराज़गी वाजिब है, अपने लोग नाराज़ होते हैं। अगर कोई नाराज़गी है तो उससे मिलकर उसको दूर किया जाएगा। इलेक्शन के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई। क्या लगता है कि जो इलेक्शन में आप चंद वोटों से हार गए थे, उसका कारण आपने कई पार्टियों को दिया कि उनकी वजह से हार गए? लगता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना या खुद की नाकामी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने लोगों के पास, कुछ लोगों जो अपने लोग थे उनके पास समय नहीं मिल पाया, जा नहीं पाया। उसका वजह एक ये भी था, कुछ लोग इसमें चालाकी किए, हमारे वोटों को डाइवर्ट करके राजद में गिरवाया गया। इन तमाम मुद्दे हैं जो हमारे हार का कारण हुआ। फिर भी मैं ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पहली बार मुझे इतनी जन समर्थन दिया। हार हुई, इसके लिए कोई शिकवा गिला नहीं। हम मेहनत करेंगे, यहाँ मेहनत करके हम पार्टी को, और ख़ास करके आने वाले दिन जो 2029 में MP का चुनाव है, इसके लिए अभी हम काम करेंगे। हम लोग की जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट कैसे जीते, हम कैसे मजबूत हों, हमारा किन किन विधानसभा में कमजोरी है। खास करके किशनगंज में 2 विधानसभा में हम बहुत मजबूत हैं, और ठाकुरगंज और किशनगंज में हमारी थोड़ी कमजोरी है, जिसको हम दूर करेंगे। दूर करके इंशाल्लाह हम लोग इसको समय आते हर संगठन को मजबूत करके आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजबूती होगी। आपने कल बताया कि आपको जैसे ही जिला अध्यक्ष का पद मिला तो एक बहुत बड़े जो पार्टी है बिहार के, उनके किसी कार्यकर्ता का आपके पास फ़ोन आया कि वो आना चाह रहे हैं आपके पार्टी में। हम बेहद खुशी की बात है कि मुझे एक फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आप अगर जिला अध्यक्ष बन रहे हैं तो हम लोग भी आपके साथ मिलना चाहना है, आपके पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा वेलकम है, मैं मिलूँगा, समय आने दीजिए। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारे पार्टी के नाराज़ लोग हों, उनसे मिलना, कुछ पार्टी के लोग आना चाह रहे हैं, उनसे मिलना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको निभाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छे लोग जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में अच्छी कामयाबी। ये पार्टी तो पहले से आप लोग के साथ में है ना, कि राज्यसभा का इस बार जो चुनाव हुआ था, इस पर तो इस पार्टी के साथ आप लोग समर्थन दिए थे। देखिए, यही तो कुछ लोगों का रोना है जिसको लोग समझ नहीं पा रहा है। आपके लोग भाग गए, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग भाग गए, उसकी चिंता नहीं करनी है। उसको चिंता है MIM का, दर्द होता है। आप देखेंगे कुछ लोगों को जब भी माइक खुलता है तो उनको BJP याद नहीं आती है, उसको याद आता है MIM। अपना दर्द उसको याद नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में क्या क्या हुआ, उनको इसका चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ MIM है। मुझे इस बात से खुशी है। इसका मतलब हम मजबूत हैं, उसके रात दिन उसके
दिमाग में एमआईएम चलता है, अख्तारुल ईमान चलता है, इसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और ये हमारी मजबूती है, इससे हम घबराते नहीं हैं और ना ही हमारे लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोग कामयाब होंगे, हमारा कैंडिडेट कामयाब होगा। आरजेडी के जो कार्यकर्ता आपको कॉल किए थे वो स्वयं आपके पार्टी के समर्थन में एक तरफ से उतरे कि हम आना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि आरजेडी किशनगंज जिले में मजबूत नहीं है जो एमआईएम की तरफ आना चाह रहे हैं? आरजेडी की हालत पूरे बिहार में जो स्थिति आप देख रहे हैं, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रह गए। कल जो कॉल आया था सच में वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे? निश्चित रूप से कार्यकर्ता नहीं, उनके कार्यकर्ता के वरीय पदाधिकारी हैं। समय आएगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजद की स्थिति आप पूरे बिहार में देख लीजिए। कोर वोट जो उनका यादव के कोर वोट मानता है वो कहाँ है आजकल? वो तो बीजेपी हो गया है। सिर्फ मुस्लिम के सहारे कितना दिन चलिएगा आप? हमारा वोट लेके सिर्फ आप कितना सीट जीत पाइएगा? आपके साथ यादव है ही नहीं। आप अपने अस्तित्व को पहचानिए, आप देखिए कि आपका वोट कोर वोट कहाँ चला गया है। इसलिए मैं खास करके सीमांचल के सभी जनताओं से ये कहूँगा कि सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो दलितों की, वंचितों की, अक़लियतों की बात करती है। जब भी पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी पर आफत आती है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और बिहार में जब भी कोई बात होती है माननीय अख्तारुल ईमान साहब के अलावा मुखर होकर के कोई नहीं बोलता है। इसलिए आने वाले दिनों में ये पार्टी और अच्छा करेगा। हम 5 हैं, 25 तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और आने वाले दिनों में खास करके पार्लियामेंट चुनाव के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा मेरा अच्छा रिजल्ट होगा। आरजेडी, आप बता रहे कि आरजेडी वाले बीजेपी की बी टीम है, फिर वो तो कभी कभी आप लोग को बी टीम बताते हैं, तो फिर आप लोग भी साथ भी देते हैं, चाहे वो विधान परिषद। देखिए बी टीम कौन है आप देख लीजिए। आप बी टीम कौन है? आपने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की जो आपको वोट नहीं दिया, बीजेपी में जाके वोट दिया। अनर्गल बातें यहाँ आपको लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप अपने अंदर झांक के देखिए, हमारा विधायक एक भी तो एनडीए में जाके वोट नहीं किया। हमें भी बीजेपी बी टीम बोलते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन आपके विधायक बीजेपी के लोगों को मदद किया, इसकी चिंता नहीं है आपको। हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक बीजेपी से लड़ेंगे। हमारी आखिरी लड़ाई बीजेपी तक है। जब तक बीजेपी रहेगी हम उसके साथ अकेला लड़ेंगे, ये हमारा अहद है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ बीजेपी के लोगों को सोचना पड़ता है कि बैरिस्टर अवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। तो सीमांचल की बदहाली पर आप लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं। बड़ी इस बार बाढ़ की समस्या हुई, पानी घरों पर घुस गया, कहीं पर कुछ नहीं दिखा गया एक्टिविटी आप लोगों की इस तरह से, लोग परेशान हैं। अभी इस दफ़े तो बाढ़ की स्थिति अभी आई नहीं है, लेकिन जब भी कभी बात आती है, अभी आप विधानसभा में देख लीजिए कौन विपक्ष है। हमारे 5 विधायक के अलावा विपक्ष का रोल किसने अदा कर रहा है? क्या राजद ने विपक्ष का रोल अदा कर रहा है? आप देखिए, अगर विपक्ष में कोई लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम लगता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगता है और अख्तारुल ईमान साहब लगता है। उसके अलावा किसी की बोलती नहीं बनती है। इसलिए हम विपक्ष का रोल मजबूती से अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो अख्तारुल ईमान साहब जब विधानसभा के अंदर में गरजते हैं तो लगता है कि विपक्ष हम ही हैं, कोई दूसरा और कोई नहीं है। तो विपक्ष के जब रोल हम निभा रहे हैं तो फिर ढोल नगाड़े लेके उनके दरबार पर चले गए थे आप, लेकिन सब तो स्वयं मजबूत नहीं, सभी का कहना है कि सेकुलर वोट का बिखराव की वजह से एनडीए को फ़ायदा होगा। हमने उसको कहा जाके कि सेकुलर वोट की बिखराव नहीं हो, हमें आप मत कहिएगा कि सेकुलर वोट बिखराव की वजह से एनडीए जीत गई। हमने एक कोशिश की थी, आपने माना नहीं, इसका नतीजा बुरा हुआ, देख लिया आपने। और हमने कहा था, मैं पहले भी कहा था, एक दिन तेजस्वी यादव को दारुल ईमान और दारुल इस्लाम में आना पड़ेगा और उन्हें आना पड़ा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसा कुछ है तैयारी आप लोगों की, क्योंकि आने वाले समय में संसद का चुनाव होने वाला है? देखिए मामला ये है कि हम चाहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत हो। बूथ स्तर पर हमारी मजबूती कैसे हो, पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर जितने भी संगठन है उसको अच्छे लोगों को लाकर मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ ही जनहित के मुद्दे, जनताओं की समस्याओं को लेकर हम लोग हमेशा मुखर रहते हैं। हमारा दायित्व है कि विपक्ष में हम लोग हैं, चाहे ठाकुर विधानसभा में हो या पूरे बिहार में एमआईएम विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। जन समस्याएँ जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ जनताओं की ज़रूरत को महसूस करेंगे, ज़रूरत की बातों को उठाने की महसूस करेंगे, हम लोग तत्पर हैं, हमारी पार्टी तत्पर है। अख्तारुल ईमान साहब खास करके विधानसभा में मुखर होकर के सब बात उठाते हैं। लगातार विपक्ष पर सवाल खड़े करते हैं आप लोग, मगर सरकार तो सुनती ही नहीं आप लोगों की, कुछ नहीं सुनती है।
बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जब उठते हैं तो स्पीकर साहब माइक बंद कर देते हैं, इस नहीं। तरह का लगातार हो रहा ये बात जान लीजिए कि जब एमआईएम कहीं बोलता है, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे साउंड को दबाने का, आवाज़ को दबाया जाए, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। और एमआईएम ये जानती है, एमआईएम मजलूमों का दर्द है, ये इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। आपने देखा अभी हमने विधानसभा ठाकुर के अंतर्गत में कई मुद्दों लेकर माननीय विधायक जी आगे चल रहे हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप विकास की बात कीजिए, आप विकास के मुद्दों को भटका के दूसरी बात मत कीजिए। जब तक आप ऐसा बात कीजिएगा, मैं आपके साथ आपके विरोध में खड़ा रहूँगा, और मैं आज तक करता रहा हूँ। आप देखा होगा जिस दिन से जीते हैं उन्होंने कहा था आंगनवाड़ी का घोटाला, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, अंचल का भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा। एक स्कूल में गए थे, ठाकुर हाई स्कूल में, वहाँ एक घोटाला की बात किए थे कि करोड़ों का घोटाला हो गया सफाई के नाम पर। क्या हुआ ये मुद्दा? उसकी जांच चल रही है, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, उसकी जांच चल रही है। जिंदगी भर जांचे होगा क्या? इन सब मुद्दों का क्या हुआ? क्या हो रहा है आंगनवाड़ी में, क्या हो रहा है अंचल में? आप खुद देख रहे हैं क्या क्या स्थिति है। और रही विकास की बात, तो आपकी जुबान पे आज तक तो विकास की बात आई नहीं। ठाकुर बाईपास बनना था, 11 महीने का एग्रीमेंट था, ठेकेदार आपके रिश्तेदार हैं या क्या है मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं दबाव दिया जा रहा है कि उस काम को कंप्लीट किया जाए? कितनी ज़रूरत की चीज़ है ठाकुर बाईपास, इसकी बात तो नहीं करते हैं। पुराने जो टेंडर में जो काम हुआ, अभी तो नया टेंडर आज तक निकला ही नहीं, एक भी नया काम है नहीं। पुराना टेंडर में जो वर्क हो रहा है उनका गुणवत्ता देख लीजिए आप। तो पुराने जो आज जो काम हो रहा है, पुराने टेंडर का काम जो आज जो धरातल में उतर रहा है, उसका गुणवत्ता देख लीजिए आप। क्या स्थिति है गुणवत्ता का? रोड बनते ही टूटता है, इसकी बात तो करते नहीं आप। तो रोड बनाने जब कोई सोशल मीडिया के लोग उस बात को उठाएंगे, जाके देख के आ जाएंगे। अभी कोई पवाखली साइड में कोई बिल्डिंग की बात उठी थी, क्या हुआ? बिल्डिंग टूट के नया बना, उस पर कार्रवाई हो गई कि लेपापोती हो गया। ये आपको विकास के मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है, आपको विकास की बात करना चाहिए। कितनी समस्याओं से जूझ रहा है ठाकुर प्रखंड, खास करके दल्लेगांव पुल हो या NS से घस्सीकुरा वाला रोड हो, कई सारे मामले हैं। इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। बात होती है कि सरकार की ज़मीन हो या हमारे हरिजन भाइयों की ज़मीन को किसी ने हड़प लिया, इस बात को मुखर होकर उठाया जाता है, खास करके माननीय गोपाल कुमार अग्रवाल जी के द्वारा। मैं इस बात को जानता हूं कि कोई ज़मीन सरकार की हो या किसी हरिजन भाइयों की हो या दलित भाइयों की हो, किसी के पास नहीं है। अगर ज़मीन ये ज़मीन है, ये चीज़ आप दावे के साथ आपके पास दस्तावेज है? मैं दस्तावेज है तो आपने किसको लिखा? आज के डेट में आप दिखाइए कि आपने DM साहब को या किसी विभाग को आपने लिखा है कि फला आदमी के पास सैकड़ों 2 एकड़ 1 एकड़ 1 कट्ठा ज़मीन हड़प के रखा है। आप दिखाओ, इसको सार्वजनिक कीजिए। मैं आपकी मंशा को जानता हूँ। जो बिहार सरकार की ज़मीन है या किसी बंदोबस्त की ज़मीन है, ये ज़मीन अगर किसी के पास है तो ये ठाकुर के धन्ना सेठों के पास है। जो चाय बागान 100 एकड़ 200 एकड़ में है, उनके यहाँ है। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो ज़मीन है हमसे मिल लो, नहीं तो पिछले दफ़ा की तरह फिर आदिवासियों का जमावड़ा हो जाएगा, आदिवासी जाके घेर लेगा। चूँकि अभी प्रशासन टाइट है, आदिवासी को भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। इनडायरेक्टली उनसे बात करके उनसे मिलना चाहते हैं, मैं ये दावा करता हूँ। वरना आप बताइए, माइक में फूंक देने से नहीं होगा कि किसी ने ज़मीन हड़प लिया। आपने लिख के किसको दिया? जब आपको ये जानकारी है कि कई शेरशाहवादी लोग बिहार सरकार की ज़मीन को हड़प के रखा है, तो आपने किसके नाम से आज तक लिख के दिया? जांच चल रही है, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ। विधानसभा में माननीय तत्कालीन राजस्व मंत्री ने खड़ा उठ के कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं पर एक धूड़ जमीन किसी के अधीन नहीं है। माननीय तत्कालीन राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जी ने उसके पटल पर जवाब दिया, उसके बावजूद भी आप अनर्गल बोलते हैं। इसका मतलब क्या? इनका मनसा क्या है? आपकी मनसा क्या है?
लोगों के अंदर भ्रम फैला के, लोगों को बेइज्जत करके, लोगों को नीचा दिखा के आप क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आज भी बोलता हूँ, शेरशाहबादी यहाँ का अभिन्न अंग है, यहाँ का मुसलमान अभिन्न अंग है। आपको इस मिट्टी से जुदा नहीं कर सकते हैं। आप अगर इन लोगों के दिल में राज करना चाहते हैं तो आप जाके देखिए, दल्लेगांव पुल नहीं बना है, वो आपका कई रोड नहीं बन सका है। दिघल बैंक में हमारे युवा साथी को धरने पे बैठना पड़ा। वो युवा साथी एनडीए के साथी हैं, उनके एनडीए के लोग हैं। शर्म होनी चाहिए आपको। आप अगर तेज तर्रार विधायक बोलते हैं तो आपको इस बात से शर्म होनी चाहिए कि मेरे रहते हुए लोगों को रोड के लिए, नाला के लिए धरना में बैठना पड़ता है। आप इस पर मंथन कीजिए, इस पर बात कीजिए, सब आपके साथ होंगे। दल्लेगांव पुल की रही बात, लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि दल्लेगांव पुल इसी तरह अर्धनिर्मित बनी हुई है। आपके भी एक करीबी मामा कहते हैं आप जिनको, वो जदयू के बहुत बड़े नेता रह चुके, पूर्व मंत्री रह चुके, उनके समय में भी तो नहीं बनी थी, उनके समय भी आधा नहीं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। काम उन्होंने ही शुरू करवाया। टेक्निकली कुछ गलतियाँ हुई है, या टेक्निकली नदी का रुख उधर बदल गया था, इसके कारण काम रुक गया था। लेकिन प्रयास उसमें पर्याप्त प्रयास नहीं हो सका माननीयों द्वारा। तो फिर बाद में जो बीच में 5 साल थे उसमें तो आरजेडी के विधायक थे। अब मैं क्या करूं, पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया माननीयों द्वारा। मजबूरन मुझे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में मुझे डिसीजन दिया, विभाग के लोग जाके बोले कि मैं कुछ दिन का समय दिया जाए, इस पुल को मैं बना दूंगा। मैं देखता हूं नवंबर तक, अगर अगस्त तक अगर कोई टेंडर में नहीं जाता है, दोबारा मैं रिट फाइल करूंगा। मेरे पास कोई उपाय है नहीं, चूँकि मैं विधानसभा का सदस्य हूँ नहीं कि मैं लड़ के लूँ। मेरा एक रास्ता है हाईकोर्ट जाना। हाईकोर्ट में गया हूँ, हाईकोर्ट में मुझे समय दिया है, नहीं समय पर नहीं बनता है तो अगस्त के बाद मैं भी दोबारा हाईकोर्ट जाऊँगा। जब हाईकोर्ट आप गए थे तो बहुत लोगों ने ये बताया था कि पुल के लिए ही हाईकोर्ट गए थे या बन जाएगा, मगर हाईकोर्ट के कितने साल हो गए अब तक, ये बताइए। हाईकोर्ट के पिछले साल ही में गया था। उन्होंने कहा था 6 महीना के अंदर में हम लोग काम शुरू कर देंगे। अभी 8वां महीना जा रहा है, नहीं हुआ तो उसका नियम है, आप दोबारा फिर हाईकोर्ट। तो कब जा रहे हैं हाईकोर्ट? मैं अगस्त के बाद जाऊँगा। अगस्त के बाद हाईकोर्ट एकदम निश्चित रूप से मैं अगस्त के बाद हाईकोर्ट जाऊँगा। कितना जरूरी है वो पुल बनना? अब लाइफ लाइन है, मैं दर्द बयान नहीं कर सकता हूँ। जो झेलते हैं वही। हाँ, लगातार देखते हैं कि कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं या शादी में जाते हैं। कब्रिस्तान चलिए, मरने के बाद थोड़ा हम लोग दुख सह लेंगे, लेकिन एक आदमी को मरते देखना आसान बात है। पेट में अगर बच्चा हो, उनको समय पर डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाया जाए, इलाज के लिए समय पर नहीं पहुँचा जाए, क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं माननीय से गुजारिश करूँगा कि विकास पर बात हो, विकास में सहयोगात्मक बात हो, हम लोग भी साथ हैं। लेकिन जो समाज में जिस बात से द्वेष फैले, आपस में तफरका पैदा हो, इन सब बातों को नहीं कर विकास की बातें करेंगे, इसमें अच्छा ही है।